केमिस्ट्री के वर्ल्ड में फिर से एक बार हम लोगों का स्वागत है। आज के केमिस्ट्री टॉपिक में हम लोग एसिड के संदर्भ में बात करने वाले हैं कि एसिड के कौन-कौन से गुण होते हैं और उनके क्या-क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। बेस के पास भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं, तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज उनके पास भी उपलब्ध है, उनके बारे में हम लोगों को जानने का काम करना है। फिलहाल आज के टॉपिक में सिर्फ एसिड्स पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेस पर बात करेंगे। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एसिड, हिंदी में इसे हम लोग अम्ल बोलते हैं। अब सवाल है कि अम्ल क्या है। इसकी अलग अलग डिफिनेशंस हैं। यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा। दूसरा है, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ एक स्पेसिफिक गैस देता है। वह कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। एक तरह के साउंड के साथ ये जलती है। वह कौन सी साउंड है? पॉप साउंड के साथ जलती है। यहाँ से कंपटीशन में कई सवाल पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है किस साउंड के साथ जलता है, तो पॉप साउंड के साथ जलता है। तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ एक स्पेसिफिक गैस देता है, स्पेशल गैस को रिलीज करता है। वह कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्शन का भी एक नेचर है, ये उस पर बात करेंगे। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी जब हम अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालते हैं, नीला लिटमस पत्र को डाला जाता है तो वह लिटमस पत्र का रंग जो होता है, जितना भाग उसका डूबेगा अम्ल में, वह डूबा हुआ भाग लाल दिखता है। इन फिगर हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए इसमें अम्ल है और इसमें हमने ये लिटमस पत्र डाला है इतना अम्ल में, और इतना भाग जो डूबा है उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो लिटमस पत्र का जो कवर है, ये कैसा लिटमस पत्र है? ब्लू लिटमस है। जितना भाग डूबेगा अम्ल में, और ये क्या है? एसिड है। तो जितना भाग अम्ल में डूबेगा ब्लू लिटमस पेपर का, नीला लिटमस पत्र का, वह उतना भाग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि हम अम्ल के बारे में और भी जानने वाले हैं। अम्ल जो है यह भस्म को उदासीन करता है। भस्म को अंग्रेजी में हम लोग बेस बोलते हैं, को उदासीन करता है। इसका मतलब ये हुआ, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेता है। भस्म के बारे में हम आगे भी पढ़े हैं और फिर आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अम्ल के बारे में हम लोगों का स्टडी चालू है। अम्ल के बारे में यह एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। इसमें बहुत सारी केमिकल एजेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। यह कई पदार्थों को अपने अंदर घुला लेता है। इसका मतलब ये हो गया, कई प्रकार के पदार्थों को अपने में घुला सकता है। ये एक अच्छा विलायक का भी काम कर सकता है। अतः यह एक अच्छा सॉल्वेंट का मतलब विलायक का भी कार्य करता है। तो अम्ल के बारे में मैं फिर से बात कर लूं। अम्ल का स्वाद पर्सनली कैसा? खट्टा। यह धातु से अभिक्रिया करके लवण के साथ एक स्पेशल गैस देता है जो पॉप साउंड के साथ जलता है। वह कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कई बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन भी पूछा है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो वह है हाइड्रोजन। और किस साउंड के साथ जलती है? पॉप साउंड के साथ।
यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर सकता है, यहाँ भी देख रहे हैं हमने फिगर के साथ उसको समझाने का काम किया है। यह भस्म को उदासीन करता है, यानी हम इस मामले में ऐसा बोल सकते हैं, अम्ल जो है वह भस्म के संपर्क में आएगा और वहां से बना लेगा लवण प्लस जल, यानी अम्ल जो है भस्म के साथ जब मिलता है तो लवण के साथ क्या बन जाता है, जल बन जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। फिलहाल स्क्रीनशॉट रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अम्ल का कुछ खास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। हम बोल सकते हैं अम्ल के रासायनिक गुण पर बात कर रहे हैं। तो अम्ल का जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, खासतौर पर केमिकल रिएक्शन, उस पर बात कर रहे हैं। तो रियल में अम्ल पर क्या क्या होने वाला है, तो एसिड की रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होना है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो क्या होना है, एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराएं तो क्या होना है, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं धातुई ऑक्साइड, तो क्या होना है। और जब एसिड की रिएक्शन हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कराएं तो क्या होना है, कार्बोनेट लवण या बाइकार्बोनेट लवण के साथ कराएं तो क्या होना है। तो देख सकते हैं मेटल के खास तौर पर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 रिएक्शन जो है मेटल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और चारों को मुझे बारी बारी से देखना है। सबसे पहला रिएक्शन है एसिड और मेटल के बीच रिएक्शन। मेटल का मतलब धातु, खास तौर पर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के धातु अधिक क्रिया करते हैं एसिड के साथ, और ये एसिड जो है एक्वस भी हो सकते हैं, डाइल्यूट भी हो सकते हैं। ज्यादातर एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनेगा, लवण बनेगा और इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहले रिएक्शन का हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, किस तरह का रिएक्शन होने वाला है। दूसरे रिएक्शन का जो मैटर है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट के साथ वाटर बनता है और इस क्रिया में उष्मा भी निकलती है। तो हमें यह देखना है कि यह किस तरह का रिएक्शन है। इसे मैंने बोला है एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एसिड और बेस भाग ले रहे हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया या भस्म अभिक्रिया बोल सकते हैं इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अगला जो रिएक्शन है, मेटल के साथ जब ऑक्साइड बनेगा तो वहां क्या होना है। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि कौन से कंपाउंड बनते हैं। मैं एक उदाहरण भी ले लूं, ज्यादा अच्छा है। मैं तीसरा के एग्जाम्पल के देकर ही बात कर रहा हूँ, फिर आगे भी मैं एग्जाम्पल दे दूंगा 1 और 2 का। देख सकते हैं एसिड के साथ, एसिड में मैंने लिया है HCl और मेटालिक ऑक्साइड मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये अभिक्रिया कर ले तो क्या बना सकता है, तो देख सकते हैं यहाँ से H2 के साथ वो निकल जाएगा। तो हम लोग आसानी पूर्वक यहाँ से H2O को निकाल लें और Ca के साथ Cl2 को जोड़ देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के साथ देख सकते हैं वाटर रिलीज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, H2SO4 है। हम ले सकते हैं सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से आराम से रिएक्शन रिमूव हो रहा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2।
तो इस रिएक्शन को हम लोग बेसिकली यहाँ समझ चुके हैं। जब अम्ल मेटालिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो साल्ट बनेगा, लवण बनेगा, और इस क्रिया में भी क्या निकलेगा, वाटर। तो देख सकते हैं यहाँ भी ये साल्ट की जगह पर है और ये वाटर की जगह पर है। यानी अम्ल जो है धातुई ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण के साथ वाटर मुक्त करता है, देता है। तो मैंने तीसरा का रिएक्शन यहाँ डाल दिया था। अब मैं कुछ रिएक्शन और आगे बढ़ रहा हूं जिसको मुझे समझाने में सहूलियत हो, स्पेस भी मेरे पास थोड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल सेम केस में आगे बढ़ रहा हूँ। इस रिएक्शन को भी यहाँ पर हम लोग देख लें, एसिड की रिएक्शन। तो जैसे मैंने शॉर्ट में HCl एक्वस एसिड लिया, जलीय अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने एक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिया CaCO3। आप देख सकते हैं कि कार्बोनेट सॉल्ट है यहाँ पर और ये एसिड है। रिएक्शन कराने से क्या होगा, यहाँ पर मैंने दो लिया, दिस इज Ca के साथ दिस इज Cl एंड Ca के साथ ये टूट के जाएगा CaCl2। अब देख रहे हैं मेरे पास क्या बच रहा है, H2 और CO3 बच रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे H2 और CO3 का टर्म जब भी आए तो वो हमेशा H2O और CO2 में ही टूटता है। तो देख सकते हैं बहुत इजी रिएक्शन, जैसा मैंने लिया सॉल्ट वैसा ही क्लोराइड में चेंज हो जाता है। ये सॉल्ट है दूसरा, ये सॉल्ट है दूसरा। कार्बोनेट से अब क्या हो गया, ये क्लोराइड बन जाता है और वाटर के साथ CO2 गैस भी देता है। मैं यहाँ पर सिंपल एसिड, जिसके बारे में बच्चे ज्यादा जानते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इस पर मैं Na2CO3 लेता हूं और देखता हूं क्या होने के चांस है। यहां से देख रहे हैं Na2SO4 निकल जाएगा, और हमेशा याद रखेंगे H2O के साथ कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, मुझे लग रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस ही है, चेक कर सकते हैं। 4 2 6 1 7 दैट इज 4 और 3 7। तो ऑलरेडी सारे रिएक्शन मैंने देख लिया है, खासतौर पर 3 और 4 का एग्जाम्पल भी मैंने देख लिया है। अब मुझे यह देखना है कि अम्ल जब बेस रिएक्शन करे तो क्या हो, मेटल्स रिएक्शन करे तो क्या हो। मैं दो रिएक्शन पर बात करने वाला हूं, 1 और 2। मैंने तीसरा और चौथा को यहाँ समझाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे तरह से बच्चे समझ गए हैं। देख रहे हैं कि संगत लवण के साथ दोनों में वाटर मिला। एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो केस आएगा उसमें याद रखिएगा H2O के साथ एक गैस भी निकलेगा, CO2 गैस। एक रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, पहले बाइकार्बोनेट का एक रिएक्शन हो जाए। तो एसिड की रिएक्शन अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, बाइकार्बोनेट लवण के साथ करते हैं, तो क्या होना है, संगत लवण तो बनेगा ही, H2O भी बनेगा और CO2 गैस भी निकलेगा। इसको मुझे समझाना है कि किस तरह से ये वैलिड होगा। इसके एग्जांपल को हम लोग देखें। एसिड की जगह मैं HCl ही लेता हूं और बाइकार्बोनेट लवण की जगह मैंने लिया NaHCO3, दैट इज सोडियम बाय एंड दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट। रियल में यहाँ होना क्या है, देख सकते हैं Na के साथ Cl चला जाएगा, NaCl निकल जाएगा। अब आपके पास H और H यहाँ H2 और CO3 यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि H2CO3 हमेशा डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं H2O और CO2। CO2 गैस है तो रिलीज कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग अगर H2SO4 ले लें या दूसरा एसिड ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3, तब हम लेते हैं KHCO3, दिस इज पोटासियम बाइकार्बोनेट। होना क्या है, यहां से देख सकते हैं KNO3 निकल जाएगा और H के साथ H2CO3, फिर वही बात H2O प्लस क्या, CO2। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन, पोटासियम नाइट्रेट बन गया है, यहाँ सोडियम क्लोराइड बना था।
ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एक और रिएक्शन जो मैं मजेदार रिएक्शन ले रहा हूँ, H2SO4 के साथ अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करा दें तो क्या हो, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये तो पहले से बच्चे को मालूम है कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो रियल में यहाँ होना क्या है देखते हैं। Ca के साथ SO4 चला जाएगा, फिर H2, यहाँ H भी दो, यानी सिंपल पहले एक पर बात करते हैं, H2 CO3, ऐसा ऐसा दो इधर भी दो इधर भी है, दैट इज 2H2O प्लस 2 CO2। ऑलरेडी ये बैलेंस होगा, 2 दूनी 4, 2 6 और 4 10, 3 दूनी 6 और 4 10। देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ जल और CO2 गैस भी बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोनेट के साथ देखा, फिर बाइकार्बोनेट के साथ। अब हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस और मेटल के साथ रिएक्शन। स्क्रीनशॉट रख लेंगे हो जाए। तो एग्जाम्पल जब दे रहे हैं तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह क्या होने वाला है। तो नॉर्मली H2SO4 ही लेते हैं। मेटल की जगह ग्रुप 1 और 2 के मेटल को ज्यादा लेंगे क्योंकि ये सक्रिय धातु होते हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, तो ग्रुप 1 के धातु ज्यादा सक्रिय है ग्रुप 2 के धातु से। ग्रुप 1 के धातु में किसको रखे हैं, तो पहले से पता है हेलिना, करे रब से फरियाद, और इसके बाद ग्रुप 2 में किसको रखा गया है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर और लाए बाराती। तो ये हमेशा याद रखना है। अगर ये पूछ दे कि लिथियम और मैग्नीशियम में ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो लिथियम ज्यादा क्रियाशील है। ऑलरेडी ये भी ध्यान रखना होगा कि ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है, ग्रुप 2 में भी ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है। फिलहाल ये ध्यान रखना है ग्रुप 1 2 के मैटर के बारे में भी। ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप 2 में भी ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्रियाशीलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का रिएक्शन जो है H2SO4 की रिएक्शन हम लोग अगर सोडियम के साथ कर दें तो क्या होना है, दैट इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट। मैंने बैलेंस भी कर लिया है। और कौन सी गैस निकल जाएगी, H2। बिल्कुल वही हम कैल्शियम के साथ H2SO4 की रिएक्शन कर दें, कैल्शियम सल्फेट और क्या निकल जाएगी, H2। बैलेंस भी है, चेक करते चलिएगा, जहां डिस्टर्ब लगेगा उसको बैलेंस भी कर लेंगे। मान लीजिए मेरे पास नाइट्रिक एसिड है और एक कैल्शियम है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम और इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। तो देख सकते हैं धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस भी देता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक काम और करने का काम किया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। NO3 2 है, दैट इज 2, कैल्शियम 1, दैट इज 1। कौन सा एसिड है ये, पहले से पता है हम लोगों को, ये नाइट्रिक अम्ल है। अगर हम लोग नाइट्रस से अभिक्रिया कराते तो क्या होने वाला है वो भी देख सकते हैं। HNO2 के साथ कैल्शियम की रिएक्शन करा ले तो क्या होना है, तो देख सकते हैं बिल्कुल सेम केस, CaNO2 का होल ट्वाइस प्लस H2, इसको कितना दे दें, दिस इज 2। व्हाट इज दिस नेम, नाइट्रस अम्ल। तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि जितने भी सक्रिय धातु हैं ग्रुप 1 और 2 के सदस्य जो हैं वही ज्यादा रिएक्टिव हैं। अगर नोबेल मेटल हो, यहाँ देख सकते हैं मेटल क्या हो, नोबेल हो, तो नोबेल मेटल के केस में क्या होना है वो देखेंगे हम लोग। नोबेल मेटल रिएक्टिव नहीं होते, फिलहाल इसको नोट कर लिया जाए, स्पेस थोड़ा कम है। हम थोड़ा आगे। तो नोबेल मेटल जो है बहुत ही कम रिएक्टिव है। उत्कृष्ट धातु जिसको बोलते हैं
दैट इज नोबल मेटल। ये धातु जो है एसिड से अगर रिएक्शन करे तो डायरेक्ट कहिए नो रिएक्शन, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नोबल धातु में किसको किसको रखा गया है? Ag, Au और Pt। ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कई केस में ऐसा देखा गया है कि ये अभिक्रिया भी कर सकते हैं। कुछ मिल्ड नेचर के होते हैं, Ag के कुछ मिल्ड नेचर भी है, मृदु नेचर है, जो कभी कभी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन वह भी तब जब ऑक्सीजन उपस्थित हो तब, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि कुछ ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले धातु हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले धातु हैं, तो ये धातु एसिड से रिएक्शन करते हैं और ये जल्दी जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब आसानी पूर्वक रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस हाइड्रोजन के नीचे Ag है, Au है, वो जल्दी रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं Au है और एसिड की रिएक्शन हम लोग ले लें HCl, ज्यादातर ये नो रिएक्शन। ऐसे इसके बारे में हम यहाँ भी बोल दिए उत्कृष्ट धातु है। ज्यादातर ये ध्यान रखना है कि तांबा के साथ चांदी, सोना, प्लेटिनम, जितने भी धातु हैं वो सब हाइड्रोजन से नीचे हैं, उसकी क्रियाशीलता कम है। तांबा, चांदी, Au, प्लेटिनम, ये सारे धातु और मरकरी भी, इनकी क्रियाशीलता जो है हाइड्रोजन से कम है, अतः यह जल्दी ये धातु अम्ल से अभिक्रिया करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ केस में ये अभिक्रिया करते हैं, उसके लिए मैं चर्चा करने वाला हूं। फिलहाल स्क्रीनशॉट रखेंगे, पर भी बात करते हैं। कॉपर और चांदी, बेसिकली याद रखिएगा, कॉपर और चांदी O2 की उपस्थिति में एसिड से रिएक्शन शो करते हैं और कंपाउंड भी बनाते हैं। किस तरह का कंपाउंड बनेगा इस पर भी बात करने वाले हैं। तो किस तरह से यह रिएक्शन पॉसिबल होने वाला है, इसको देखने की सख्त जरूरत है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, कॉपर और प्लस H2SO4 की रिएक्शन क्या हो सकती है, व्हाट। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, H2O, SO2 और नवजात ऑक्सीजन में। अब देखते हैं कॉपर के साथ क्या होने वाला है। कॉपर के साथ हम लोगों ने SO2 लिया और नवजात ऑक्सीजन भी लिया। ये कौन सी ऑक्सीजन है, ध्यान रखेंगे, नवजात ऑक्सीजन, यानी अभी अभी ये परमाणु के रूप में निकला है, लेकिन अणु का निर्माण नहीं किया है। तो यहां से रिएक्शन पॉसिबिलिटीज क्या जाती है, प्रोडक्ट मुझे बनाना है CuSO4। तो देखते हैं क्या होना है। दिस इज 2 × 2 4 SS कॉपर, ठीक है। इसमें देख सकते हैं नवजात ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि यहाँ 1 है। इसमें मैंने पूरे में मल्टीप्लाई 2 से किया और इसको जोड़ने का काम किया। जैसे ही हम जोड़ते हैं मेरे पास आ जाता है Cu प्लस SO2 भी मेरे पास कैंसिल हो जाएगा और Cu पर आ जाता है H2SO4। मेरे पास प्रोडक्ट बन जाता है CuSO4 और यहां पर देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाए 2H2O। यानी कॉपर पर जब H2SO4 की रिएक्शन होती है तो इसे शायद बैलेंस नहीं है, चेक कर लिया जाए। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी है, देख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई छूटा है। दिस इज 2H2SO4, CuSO4 प्लस 2H2O। अब राइट है, दिस इज 4, दिस इज 2, 6,
अभी भी बैलेंस नहीं है, ऑलरेडी कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, तो देखा जाए। 2 दूनी 4, SO4 ऑलरेडी ये बैलेंस। SO2 सिंगल सिंगल कटेगा, एक SO2 यहाँ पर बचेगा, एक SO2 बचेगा, क्योंकि एक ही SO2 कटेगा और एक SO2 बच जाएगा। ऑलरेडी अब ये ठीक है, 4 2 6 और 2 8 ठीक, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सिंगल है, तो एक SO2 कटेगा, एक SO2 बच जाएगा, तो एक SO2 यहाँ मेरा रेस्ट रहा, एक SO2 ही कटा। तो इस तरह हम लोग आराम से किसी भी रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यह रिएक्शन याद रखेंगे ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन है। यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन है, हमेशा याद रखना होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट, वाटर और SO2 बनाता है, अन्यथा कॉपर जल्दी H2SO4 के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता है। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखेंगे, अगर ऑक्सीजन है तो ये रिएक्शन होगा। स्क्रीनशॉट रख लें। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन या इसी का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी की भाषा में इसे हम अम्ल भस्म अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आखिर ये है क्या, तो रियल में एग्जाम्पल दे दिया जाए तो जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, ये जलीय है और ये भी जलीय है, तो लवण के साथ, और यहाँ H2 यहाँ 2 OH, याद रखना है, एक H एक OH, H2O 2 है, 2 H 2 OH, दैट इज कॉल्ड 2H2O। यानी लवण के साथ क्या बनते हैं, जल बनते हैं। तो हम लोगों को यह ध्यान देने की जरूरत है कि जब एसिड जो है भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। एसिड जो है बेस के द्वारा उदासीन होता है और बेस जो है एसिड के द्वारा उदासीन होता है। यह ध्यान देना है कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ति को छीन करते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो बिल्कुल और भी बहुत सारा रिएक्शन है। H3PO4 मैंने लिया और COH का होल ट्वाइस लिया। इस रिएक्शन को देखें हम लोग तो इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनने के चांस लग रहे हैं, तो Ca और PO4, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम 3, दैट इज 3 एंड दैट इज PO4 होल ट्वाइस, PO4 होल ट्वाइस। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं कितना होने के चांस हैं, 6 और 2 3 6। ऑक्सीजन भी चेक कर लिया जाए तो 6 6 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 अच्छे 14, सही है, 4 दूनी 8 और 2 3 6 8 6 14। ऑलरेडी ये बैलेंस हो चुका है, देख सकते हैं, ये लवण है और ये वाटर है। वाटर की संख्या यहाँ 6 है, जबकि यहाँ वाटर की संख्या सिर्फ 2 है। इस तरह हम किसी भी रिएक्शन को एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर लेना हो तो एसिड के साथ बहुत सारे रिएक्शन समाहित किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो बच्चों के लिए आगामी एग्जाम को देखकर इंक्लूड किया गया है, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और एक चीज और हम लोगों को देखना यह है कि कई रिएक्शन ऐसे हैं जो एसिड के साथ पॉसिबल है, संभव है, और कुछ हार्डेस्ट रिएक्शन को हम लोग अगले टॉपिक में इंक्लूड भी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सबों को।